तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 एकक 1 या इकाई 1 विलियन सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है आज हमारा, जिसे हमें आज पढ़ना है, जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? तो आज हम असामान्य मोलर द्रव्यमान को पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। असामान्य मोलर द्रव्यमान होता क्या है, घटता कहाँ है, बढ़ता कहाँ है, इसके घटने से, इसके बढ़ने से अणु संख्य गुणधर्म पर या अणु संख्य गुण पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव आता है। आज की इस वीडियो में हम इसको इन डिटेल विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए, जब किसी विलय बोले तो सोल्यूट को विलायक में, विलायक बोले तो सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो विलय का विलायक में संगुणन एसोसिएशन या वियोजन डिसोसिएशन होने पर अणु संख्य गुणों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान का मान असामान्य हो जाता है। तो देखिए, हमने इस बात से क्या जाना कि असामान्य मोलर द्रव्यमान या कह दो अपसामान्य मोलर द्रव्यमान, बात एक ही है। इंग्लिश में कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो कहने का मतलब यह है कि मोलर द्रव्यमान कब असामान्य, कब एबनॉर्मल होता है। कब होता है कि जब हम किसी विलय को विलायक में डालें, अगर विलय विलायक में जाने के बाद उससे संगुणित हो जाए, बोले तो संयोजित हो जाए, बोले तो एसोसिएटेड हो जाए, मतलब जो विलय के मोलों के कण हैं, जो विलय के मोलों की संख्या है, वो विलायक में जाने के बाद जुड़ जाए, संगुणित हो जाए। तो यहां पर विलय के कणों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या कम हो जाएगी। क्लियर? विलय के मोल संख्या क्या हो जाएगी? कम। अभी इतना याद रखो, अगर विलय विलायक में गया और वहां जाकर वो वियोजित हो जाता है, डिसोसिएटेड हो जाता है, मतलब विलय के कणों की संख्या विलायक में जाने के बाद टूट रही है, वियोजित हो रही है, मतलब यहां पर विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी। टोटल बात निकल कर ये आती है कि संगुणन में विलय के कणों की संख्या कम होगी और वियोजन में विलय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। संगुणन में, एसोसिएशन में कम होगी और वियोजन में, डिसोसिएशन में बढ़ जाएगी। अब इनके कणों की संख्या या मोलों की संख्या बढ़ने से अणु संख्य गुणधर्म पर क्या होगा। देखिए, हम जानते थे, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़े हैं और हम इस पर एक सेपरेट लेक्चर आपको दे चुके हैं कि अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है। देखिए, अणु संख्य गुणधर्म जो होता है, विलयन का ऐसा गुण होता है जो विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब यह हुआ कि अणु संख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि अगर हमारे विलय का संगुणन हो गया, अगर हमारा विलय क्या हो गया, एसोसिएटेड हो गया, उसका एसोसिएशन हो गया, तो वहां पर विलय के कणों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या कम होगी। जब विलय के मोलों की संख्या कम हो जाएगी तो अणु संख्य गुणधर्म भी कम होगा, क्योंकि अणु संख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब यही बात अगर हम वियोजन के लिए बोलें, तो वियोजन में कणों की संख्या बढ़ रही है। तो जब विलय को विलायक में डाला और विलयन बनाया, तो विलयन के अंदर अब कणों की संख्या क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वहां पर वियोजन हुआ है। तो वियोजन होने से कणों की संख्या बढ़ जाएगी, तो अणु संख्या गुणधर्म भी बढ़ जाएगा।
बात समझ में आ गई। तो अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन, देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में या क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन और प्रसरण दाब। क्लियर, इन्हें हम पढ़ा चुके हैं। समझ में आई बात। तो ये होते हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर विलय संयोजन करता है मतलब संगुणित होता है या वियोजित होता है तो अब उसका मोलर द्रव्यमान जो होगा वो सामान्य मोलर द्रव्यमान नहीं रहेगा, कम या बढ़ती हो जाएगा। क्लियर, हम सीखेंगे इन डिटेल सीखेंगे कम क्यों कैसे होगा, क्यों होगा, बढ़ती कैसे होगा, क्यों होगा। अभी तो मैंने आपको ये समझाया है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे इस बात की। हम कह देंगे कि ऐसा मोलर द्रव्यमान, ऐसा मोलर मास जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न बोले तो कम या उच्च बोले तो ज्यादा होता है तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर, बिल्कुल एनसीईआरटी की ये लाइन उठा कर लाया। बताइए समझ में आ गई बात। निम्न या उच्च हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो असामान्य मोलर द्रव्यमान हो जाता है। क्लियर, या कहलाता है, कुछ भी कह लो। आइए अब चलते हैं हम, अगर हमारा विलय जो हो रहा है उसका संगुणन हो, सही है, विलय क्या हो, संगुणन हो, एसोसिएशन हो, तो वहां क्या होगा। देखिए मैंने क्या समझाया, अणु संख्या गुणधर्म या अणु संख्या गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कम आता है। जाहिर सी बात कम आगा, क्योंकि देखो विलयन में कणों की संख्या या मोलों की संख्या कम हो जाती है। बात सही है। संगुणन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। क्या होना, जुड़ जाना। तो जब कणों की संख्या जुड़ जाएगी तो विलयन में कणों की संख्या कम प्राप्त होगी। जब विलयन में कणों की संख्या कम प्राप्त होगी तो अणु संख्या गुणधर्म का मान भी कम हो जाएगा। अब देखो इस वाली बात को याद रखो, अगर अणु संख्या गुणधर्म और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह है कि अगर इसका मान ज्यादा होगा तो इसका मान कम होगा, उल्टा होगा। अगर इसका मान ज्यादा था तो इसका मान क्या था, कम। अगर इसका मान कम है तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा। अब बताइए यहां पर इसका मान क्या है भाई, संगुणन में इसका मान क्या है सर, कम है। जब इसका मान कम है तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो संगुणन में अणु संख्या गुणधर्म का मान कम तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल है, बहुत शानदार एग्जांपल है ये, सही ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। देखिए ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल बोले तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल के अणुओं का हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण द्वितीयन बोले तो डाइमेराइजेशन हो जाता है, मतलब डायमर हो जाता है। डायमर मतलब उनके जो अणु होंगे ना आपस में जुड़ जाएंगे। किस बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। उसी को कहते हैं क्या, अणुओं के जुड़ने को कहते हैं क्या, डाइमेराइजेशन। दो अणु जुड़े तो डाइमेराइजेशन, दो का मतलब डाई। ऐसा सामान्यतः निम्न परावैद्युतांक वाले विलायक में होता है। क्लियर, ये लाइन याद रखना। देखिए ये था हमारा एसिटिक एसिड। क्लियर, जब हमने इसे बेंजीन के अंदर डाला तो अब इसका क्या बन गया, ये बन गया डाइमर। डाइमर मतलब इसके जो अणु थे, दो अणु आपस में जुड़ गए। अब दो अणु आपस में कैसे जुड़े, देखो भाई, देखो एक हमारा एसिटिक एसिड ये है भाई, एक हमारा एसिटिक एसिड ये है, ये वाला एक अणु ये है हमारा, दिख रहा है आपको भाई। ऐसे बना सकते हैं ना इसको, तो वो CH3C, इससे डबल बॉन्ड आता है और यहां पर ऐसे सिंगल बॉन्ड। इस बात को मैंने ऐसे लिखा। क्लियर, एक हमारा मॉलिक्यूल, एक अणु ये हुआ और दूसरा अणु ये हुआ। तो देखो एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का ऑक्सीजन, तो इस वाले का हाइड्रोजन, तो यहां क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इस वाले का हाइड्रोजन और इस वाले अणु का क्या, ऑक्सीजन, तो यह क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इसका बन जाता है डाइमर, और इसी को कहते हैं क्या है, डाइमेराइजेशन। क्लियर, तो आपके 2 मोल थे, लेकिन अब कितने मोल होगा, 1 मोल। यहां 2 मोल है और अब कितने हैं विलयन के अंदर, 1 मोल है, क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़कर 1 बन गए। समझ गए, 2 मतलब 1 + 1 = 1 हो गया। बात समझ में, बात समझ में आती है। तो ये 2 मोल थे और बन कितने गए, यहां पर 1 मोल। क्यों बन गए, क्योंकि इनका डाइमेराइजेशन हो गया और यहां पर इनके बिटवीन, इनके अणुओं के मध्य, इन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। देखो एनसीईआरटी कहती है डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीएफ
हिमांक में अवनमन के आधार पर परिकलित बोले तो कैलकुलेटेड मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान का 2 गुना आता है। सही है, या 2 गुना होगा या 2 गुना आता है, बात एक ही है। बात समझ में आ गई। अब 2 गुना कैसे आता है वो मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। चलिए इतना नोट करिए आप। देखिए ये हमारा एसिटिक एसिड था, अगर मैं इसका मोलर द्रव्यमान निकालूं का मोलर द्रव्यमान निकालूं, मोलर द्रव्यमान मोलर मास कैलकुलेट करें, देखो कार्बन कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 3 हो जाएगा, फिर 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर एक और ऑक्सीजन 16 + 1। क्लियर, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मिलाकर 60। इसका मोलर द्रव्यमान 60, तो थोड़ा सा मैं यहां लिख दूं ग्राम पर मोल। क्लियर, ग्राम पर मोल हो गया इसका यूनिट, और ये हमारा आ गया। अब तुम देखो, अगर हम देखें यहां पर देखें भाई, हमारा CH3 COOH था, इसके 2 मोल थे, लेकिन विलयन में गया और क्या हो गया, इसका संगुणन हो गया और ये डायमर बना लेता है। यहां पर अगर हम I की वैल्यू देखें, I की वैल्यू तो भाई कितनी आएगी, देखो संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी बची 1, और संगुणन से पहले कितने मोल थे 2, बाद में 1 मोल और पहले 2 मोल। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको बेटा, वार्ड हॉफ गुणांक पर एक हमने सेपरेट वीडियो बना दी है, इन डिटेल वहां समझाया था, तो वहां इनके मान को निकालने की समझाया था, और संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा के लिए ये सूत्र है क्या होगा जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, वो भी हमने सिखाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले लिस्ट में देख लो जाकर, आप मिल जाएगा आपको वीडियो। तो ये आ रहा है इसका मान। सही है, अब हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल मोलर मास, अपॉन असामान्य, या हम इसे अपसामान्य ही बोल सकते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान बोले तो एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए बहुत आसान हो गया। अब तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि दुगना कैसे होगा। 1/2 ये आ गया, और ये सामान्य कितना बेटा आपका कितना 60 लिख दिया, और असामान्य, और यह है आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो बहुत ध्यान समझना कैसे आ जाएगा, अभी आ जाएगा। देखो बात समझ में आ रही है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर इसकी इधर, ये कहा जाएगा इसके पास, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान 60 × 2 कितना हो जाएगा बताइए 120। हो गया दुगना। लो क्या कहते हैं ग्राम पर मोल। देखिए बताइए समझ में आ गया। अब ये बात समझ में आ रही होगी, ये भी समझ में आ गया कि ये एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता। आप देखिए वो वाट हाफ गुणांक पर वीडियो जो बनाई है वो समझाया है, इसके 3 फॉर्मूले बताए, इसे परिभाषित करा है भैया पूरी तरह से। I का मान 1 से कम कब होगा, 1 से ज्यादा कब होगा, 1 के बराबर कब होगा, इन डिटेल वहां समझाया है, विद एग्जाम्पल से समझाया है। तो बेटा ये था हमारे कब विलय का संगुणन हो तब, तो ऐसे सिचुएशन आती है। अब तुम देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर कि मोलर द्रव्यमान बढ़ गया, मोलर द्रव्यमान बढ़ गया तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होगा, घटेगा। सही है, ऐसा कह लो मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा तो अणु संख्या गुणधर्म का मान कम हो जाएगा। सही है, या ऐसे कह लो भैया विलयन में कणों की संख्या मोलों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि संगुणन हो रहा है, तो अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान कम हो जाएगा। चलिए नोट कर लें इसे। चलिए अब बात करते हैं कि विलय का वियोजन होने पर, अगर विलय विलायक में गया और वहां पर वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, डिसोसिएटेड हो जाता है, तो उससे जो विलयन बनता है तो उस विलयन के अंदर विलय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी। जब विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि विलयन में कणों की संख्या या मोलों की संख्या क्या हो गई है, अधिक हो गई है। जब अणु संख्या गुणधर्म या अणु संख्या गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान ज्यादा होगा तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, कम। इसका मान ज्यादा होगा तो मोलर द्रव्यमान का मान क्या होगा, कम।
अब इस मोलर द्रव्यमान का मान कम कैसे होगा, आइए समझिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण हमारा उदाहरण है, देखो जो भी वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य जिनका वियोजन होता है, क्लियर। देखो एक बात मैं यहां लिख दूं, देखो इसके लिए आप चाहो तो लिख सकते हो कि आई का मान जो होगा 1 से ज्यादा होगा, किसमें, वियोजन में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था जब वांट हॉफ गुणांक पढ़ाया था, क्लियर। ये वियोजन में संगुणन की नहीं भी लिख देना, यहां पर क्या लिखोगे, वहां पर लिख देना, सही है अगर आपने उतार लिया हो तो। आई का मान क्या होगा, 1 से कम, सही। देखो कितना आया था यहाँ पर 1/2, 1 से कम है नहीं। वहां पर आई का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। देखते लो आई का मान 1 से ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल ले लो, चाहे NaCl ले लो, KCl ले लो, क्लियर। वैद्युत अपघट्य ले लो, जिनके जलीय विलयन में करंट बह जाती है, उन्हें ले लो। देखिए मैंने KCl लिया, NCERT में दे रखा है, और इसका मैंने 100% वियोजन माना, वियोजन डिसोसिएशन हुआ, तो यहां पर वियोजन की मात्रा 1 होती है, जिसे मैंने समझाया था आपको लास्ट वीडियो में। तो बेटा यहां से K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बना। यहां पर देखो 1 मोल थी, 1 मोल था, 1 मोल है, कितने लिखना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 मोल है, तो इसके कितने मोल बन गए, 2 मोल, क्लियर, 2 मोल। 1 कण है, कितने कण बन गए, 2 कण बन गए। तो यहां पर जो आई का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर, 2 आएगा। इस बात को याद रखो। अब आप अपने फॉर्मूले पर आ जाओ, उससे पहले हम KCl का मोलर द्रव्यमान याद कर लें। मोलर द्रव्यमान देखो K का कितना होता है, एटॉमिक वेट, परमाणु भार कितना होता है बताओ, 39। Cl का कितना होता है, 35.5। बताओ कितना आ जाएगा, इन्हें जोड़ो, जोड़ने में कितना आ जाएगा, आगे लिख दूं, चलो यही लिख दूं, 74.5 ग्राम पर मोल। बताइए समझ में आई बात। अब देखो इसका जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपने सूत्र द्वारा, KCl का जो मोलर द्रव्यमान हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना आ रहा है, इतना। अब विलियन में जाने के बाद सर कितना हो जाएगा वो समझिए। देखिए ये तो आपने नोट कर लिया ना, तो मैं इसे यही कर देता हूं, बोलिए ऊपर वाली बात मैं रफ कर देता हूं, बताओ सही, टाइम लगा फालतू में। देखिए यहां पर आई का मान कितना है सर, 2 आया है, तो यहां पर 2 लिखिए। यहां पर सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना आया है सर 74.5 आया, क्लियर, आ गया। अब तुम देखो क्या करते हैं, ये इसकी गुणा में जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, क्लियर, और यहां से ये क्या कहा जाएगा, इसके बटे में, मतलब ये हो जाएगा 74.5/2। जब आप इसे डिवाइड करोगे इससे, बताओ कितना आएगा, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, पॉइंट रहेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब आ जाएगा आपका 2.5 ग्राम पर मोल। बताइए कितना आ गया, ये, और था कितना, इतना। बात समझ में आ गई। तो यहां पर मोलर द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट गया, किसका, KCl का। सही। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मोलर मास यहां पे कितना था, द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 74.5, और इनका जो एवरेज आएगा कितना आ गया, 37.25 ग्राम, और इसका भी 30.25 ग्राम। ये द्रव्यमान की बात कर रहे हो, इतना, इसका एवरेज तो आता है यहां पर, क्लियर। मतलब जो इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान आए ना, और जो यहां पर आई की वैल्यू प्राप्त हो, उससे आप डिवाइड कर दो, तो इनकी एवरेज वैल्यू निकलिए। बताइए समझ में आ गई बात। अगर आप वांट हॉफ गुणांक वाली वीडियो देखकर आए ना, तो ये अच्छा समझ में आएगा, और ज्यादा समझ में आएगा। वैसे मैंने इन डिटेल समझाया आपको, यहां भी बता दिया, लेकिन वहां पर मैंने वियोजन संगुणन के बारे में इन डिटेल समझाया, क्लियर। अच्छा मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, जैसे आई का मान अपना 1 हो, तो मैंने क्या बताया था,
कि वहां पर ना तो संगुणन होगा और ना वियोजन होगा। जैसे हमारा होता है यूरिया, एग्जाम्पल NH2CO NH2, जैसे ग्लूकोज है, क्लियर। इनके लिए I का मान क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम इनके लिए ये फॉर्मूला लगाए ना, देखो भाई इसका जो एटॉमिक वेट होता है, सॉरी इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता, हम सब जानते हैं 180 होता। लाओ इसी कर लेते हैं, 180 होता। तो देखो इसके लिए I का मान कितना होगा, 1। देखो सामान्य मोलर द्रव्यमान की बात करें कितना आ गया, 180। और असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसे मैं x मान लू, इसे मैंने x मान लिया, इसे ले जाओ x अपॉन 80 अपॉन 1 बड़ा कितना आ गया, 180। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। केवल क्यों फर्क नहीं पड़ा, केवल जब ही फर्क पड़ेगा मोलर द्रव्यमान पर अगर कोई विलय संयोजित होता है, विलय का संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, या फिर विलय का वियोजन होता है, बोले तो डिसोसिएशन होता है। जब भी मोलर द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तित होगा, असामान्य होगा, अपसामान्य होगा। यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं इनका ना तो वियोजन होता है और ना ही संगुणन होता है। जब ना वियोजन हो रहा ना संगुणन हो रहा तो I का मान 1 आया, तो निकलकर जो असामान्य वाली वैल्यू है वो सामान्य मोलर द्रव्यमान के बराबर होगी। मतलब सामान्य वाली वैल्यू असामान्य वाली वैल्यू के बराबर ही होगी। तो मतलब क्या होगा, आपको जो आपने फॉर्मूले से प्राप्त करा वो, और जो आपने प्रेक्षित मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट करा, जो आपने प्रयोग करा, उसके बाद जो आपको मोलर द्रव्यमान प्राप्त हुआ और जो सूत्र द्वारा मोलर द्रव्यमान प्राप्त हुआ, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इनके लिए जब I का मान बराबर होगा। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। इन डिटेल जाना कहां पर मोलर द्रव्यमान घटेगा, कहां पर मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, विलय का संगुणन होगा तो क्या होगा, विलय का वियोजन होगा तो क्या होगा, विद एग्जाम्पल के साथ हमने जाना। और ये असामान्य मोलर द्रव्यमान पर आपका एक बेहतरीन नोट्स बन गया, जो आप देख लेना कि शायद ही आपको किसी ने इस तरह से समझाया होगा, इस तरह से बताया होगा जैसे मैंने आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में समझाया है विद एग्जाम्पल। ये एनसीईआरटी से भी है और मैंने एनसीईआरटी से अदर बुक से भी इसे क्या करा है, इसमें कुछ मिलाया है। तो बेहतरीन नोट्स बन गया आपका ये। तो मैं समझता हूं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से रिलेटेड आपकी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट। तो हमारा चल रहा था क्या, विलियर, जो कि ये लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आएंगे, और क्या आएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में PYQ न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो भी हम आपको करा देंगे। मतलब जो आपके अनसोल्ड पेपर में न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको हम कराएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक्स कराएंगे। ऐसे नहीं है हम सब एक साथ करा देंगे। पहले मोलरता के कराएंगे, फिर नॉर्मलता के, फिर मोललता के, इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको न्यूमेरिकल क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा भाई। नोट्स जरूर बनाइएगा, अपने खुद के नोट जरूर बनाइएगा। समझ गए, आपका नोट्स बनाना समझ लो आपकी आधी से ज्यादा तैयारी का हो जाना है। अगर आपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं ना तो आपकी आधी से ज्यादा तैयारी है आपके हाथों में, क्योंकि आपके पास आपके हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। इसीलिए नोट जरूर बनाएं। सही है। तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।